हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विश्व इतिहास बीए तृतीय वर्ष का। और इसमें मैं आपको पढ़ाना शुरू किया था द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि विश्व इतिहास है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा था। तो मैंने आपको 87 नंबर प्रश्न तक करा दिया था। ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व में आपको मिल जाएंगे। अब हमारा 88 नंबर का आज का प्रश्न है, ध्रुवीय शक्तियाँ क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने बेसिकली पूछा है ध्रुवीय शक्तियाँ, लेकिन मैं दो शक्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। एक ध्रुवीय शक्तियाँ और एक मित्र शक्तियाँ, यानी ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात करें या दूसरे विश्व युद्ध की बात करें, दोनों में क्या हुआ था, दुनिया दो भागों में बट गई थी। अब दुनिया बट गई थी इसका मतलब नहीं कि जो पूरी पृथ्वी अलग हो गई थी। कहने का मतलब दुनिया के जो देश थे ये दो खेमों में बट गए थे। एक खेमा था मित्र राष्ट्र जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बेल्जियम, ये सारे देश थे, अभी समझते रहिए। और जो दूसरा गुट था उसमें ध्रुवीय राष्ट्र थे। ध्रुवीय राष्ट्र यानी कि जर्मनी, तुर्की, इटली, ऑस्ट्रिया, और दूसरे विश्व युद्ध में तो जापान भी शामिल हो जाता है। तो ये सारे राष्ट्र जो थे ये ध्रुवीय राष्ट्र कहलाए। तो इन मित्र राष्ट्रों के बीच और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। हालांकि दोनों युद्धों में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, वे जीत गए और ध्रुवीय राष्ट्र पराजित हुए। तो यही चीज़ आपको लिखना है। इसमें सिर्फ ध्रुवीय राष्ट्र या शक्तियों के बारे में पूछा है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक लगभग 6 वर्षों तक लड़ा गया था। इस समय दुनिया के युद्धरत देश मतलब जो युद्ध करने वाले देश थे उनकी बात हो रही, वे दो भागों में बट गए थे। एक तो ध्रुवीय राष्ट्र, दूसरा मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। बेल्जियम भी थे और सारे देश थे, लेकिन ये प्रमुख देश थे। और इन यानी मित्र राष्ट्रों यानी इन राष्ट्रों का विरोध करने वाले जो राष्ट्र थे उनको ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया, यानी कि इनके खिलाफ जो राष्ट्र थे। अब ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली, जापान, तुर्की और भी छोटे छोटे कई देश थे। तो आप समझ गए ध्रुवीय शक्तियाँ क्या है, यानी मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को ध्रुवीय राष्ट्र या ध्रुवीय शक्तियाँ कहा गया। फिर आपको नाम लिख देने हैं, जर्मनी, इटली, जापान। मित्र राष्ट्रों ने ध्रुवीय राष्ट्र को दोनों विश्व युद्ध में हराया था। अब एक क्वेश्चन आया है, पर्ल हार्बर क्या है? आपने देखा होगा अनसॉल्व में। तो पर्ल हार्बर एक स्थान का नाम है, बेसिकली एक आप कह सकते हैं बंदरगाह है। ओके, देखिए पर्ल हार्बर या पर्ल बंदरगाह भी इसको बोल सकते हैं। हार्बर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। पर्ल हार्बर या पर्ल बंदरगाह हवाई द्वीप में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। एक जैसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कई द्वीप हैं, आइलैंड जिसको बोलते हैं, ऐसे ही एक द्वीप है अमेरिका का जिसका नाम है हवाई द्वीप। उसी हवाई द्वीप पर अमेरिका ने अपना बंदरगाह बना रखा है। वहाँ पर नौसैनिक अड्डा बना रखा है, मतलब नौसैनिक अड्डा मतलब वहाँ पर अपने कुछ सेना रखी हुई है, अपने जहाज़ों को रखा हुआ है। तो हुआ क्या, पर्ल हार्बर जो नौसैनिक अड्डा है या जो बंदरगाह है, ये संसार का बहुत ही सुंदर और विशाल सुरक्षित नौसैनिक अड्डा है। लिखा क्या है? पर्ल हार्बर संसार के सुंदरतम एवं विशालतम सुरक्षित नौसैनिक अड्डों में से एक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर 7 दिसंबर 1941 को जब वाशिंगटन में अमेरिकी और जापानी प्रतिनिधि के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध की समझौता वार्ता चल रही थी, उस समय जापानी युद्धक विमानों ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में पर्ल हार्बर बुरी तरह नष्ट हो गया तथा अमेरिका के 2500 सैनिक मारे गए। इसी कारण अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। ओके, तो पर्ल हार्बर ये अमेरिका का एक बंदरगाह था या नौसैनिक अड्डा था, आप लिख सकते हैं। और 7 दिसंबर 1941 को जापानी युद्धक विमानों ने इस बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया, ताबड़तोड़ आक्रमण किया। और एक तरफ तो मतलब जापानी और अमेरिका बीच वार्ता भी चल रही थी, वार्तालाप हो रही थी, दूसरी तरफ जापान ने आक्रमण भी कर दिया। तो इससे जो अमेरिका था बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। और फिर आप जानते हैं 4 वर्षों बाद क्या होता है कि 2 परमाणु बम अमेरिका जापान पे गिरा देता है। तो इतना आपको पर्ल हार्बर के बारे में लिखना है, क्योंकि इसी के कारण कहीं ना कहीं अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा। अगर जापान इस पे हमला ना करता पर्ल हार्बर पे, तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में हो सकता ना कूदता, और अगर अमेरिका ना कूदता तो जापान पे परमाणु बम भी ना गिरता।
अब एक संधि यहाँ पर आती है लोकार्नो संधि। अब ये सब डिटेल में जब पढ़ाने का मौका मिले तो ठीक है, यहाँ 50 शब्दों में ही आपको लिखना है। लोकार्नो संधि 1925 ईस्वी में यूरोप में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो नामक स्थान पर, ये लोकार्नो क्या है, एक स्थान है स्विट्जरलैंड का। तो यहाँ पर शांति स्थापना के लिए एक बैठक हुई जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी के प्रतिनिधि शामिल थे। कौन कौन से? फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी के प्रतिनिधि शामिल थे, किंतु रूस को नहीं बुलाया गया था। वस्तुतः 1925 में जर्मनी और फ्रांस के प्रधानमंत्री आपसी मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए एक बैठक कर रहे थे। वास्तव में ये जो लोकार्नो संधि है, इसमें दो देश बहुत ज़्यादा उत्सुक थे इस संधि को लेकर के। एक तो फ्रांस, एक जर्मनी। सबसे ज़्यादा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस जो है वो जर्मनी से डर रहा था कि कहीं हम पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो जर्मनी से संधि करना चाहता था ताकि उसको आश्वासन मिल जाए कि हाँ, हम पर तुम आक्रमण नहीं करोगे। तो देखिए यह संधि लिखा भी है यहाँ पर। देखिए यह संधि फ्रांस की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई थी। दरअसल 1919 के बाद फ्रांस की सर्वप्रमुख इच्छा जर्मनी से सुरक्षा प्राप्त करने की रही थी। लोकार्नो समझौता फ्रांस की इसी इच्छा का परिणाम था। इस संधि के तहत जर्मनी ने वर्साय संधि द्वारा किए गए परिवर्तनों को मान्यता प्रदान की। इस संधि के तहत अल्सेस लॉरेन क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार मान लिया गया और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की बात कही गई। साथ ही जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। मतलब ये संधि जब हो गई तो फ्रांस के दिल को थोड़ी सी राहत मिली कि अब मानो जर्मनी हम पर आक्रमण नहीं करेगा। क्योंकि हुआ क्या था, वर्साय की संधि बहुत ही अपमानजनक संधि थी जो कि मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के साथ की थी। तो उस संधि में जर्मनी के बहुत सारे प्रदेश छीन कर दूसरे देश को दिए गए थे। जो अल्सास लॉरेन क्षेत्र था ये जर्मनी के पास था और इसको कहाँ दे दिया गया था? फ्रांस को दे दिया गया था। तो फ्रांस बहुत डरा हुआ था कि हमने उसके क्षेत्र लिए हैं, जब भी उसको मौका मिलेगा तो हम पे आक्रमण करेगा। तो इसी शंका को दूर करने के लिए, इसी भय को दूर करने के लिए फ्रांस ने क्या किया? जर्मनी से संधि करना चाहा और वही संधि लोकार्नो संधि है। तो जर्मनी ने इस संधि में कहा कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, जो क्षेत्र आपको दिया गया है वो आप ही का रहेगा। तो इसलिए इस संधि का महत्व है, लोकार्नो संधि 1925। अब एक क्वेश्चन आया है मुस्तफ़ा कमाल पाशा 2 नंबर में, ये कौन था? तो बेसिकली आप जान लीजिए कि ये तुर्की का राष्ट्रपिता, जैसे अपने देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ऐसे तुर्की में राष्ट्रपिता कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। देखिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा आधुनिक तुर्की का जन्मदाता था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1881 ईस्वी में सेलोनिका में हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का उद्देश्य तुर्की के राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना था। 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की को गणतंत्र घोषित किया गया। कब? तुर्की को गणतंत्र कब घोषित किया गया? 29 अक्टूबर 1923 को। और गणतंत्र तुर्की का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अब्दुल मजीद को निर्वासित करके खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की का अतातुर्क कहते हैं। अतातुर्क मतलब राष्ट्रपिता। इसने तुर्की की राजधानी अंकारा को बनाई। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। 2-3 बार आपको एक प्रश्न पढ़ना है, फिर आपको याद हो जाएगा। अगर आपको मौका मिले, टाइम मिले तो आप इसको कॉपी में लिख कर याद कीजिए, तो आपको और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये आज मैंने 4 ही प्रश्न लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।